इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही ये बताता है, ये समझाता है कि कोई भी चार्ज आखिर किधर से किधर की तरफ फ्लो हो रहा हो। सो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल एट ईच पॉइंट. The surface of the charged conductor in equilibrium is a equipotential surface. जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लेकर के आओगे, इनके जो सेंटर्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाले, वो दूर दूर सेपरेट होने लग जाएंगे. यानी अगर एक स्फीयर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, उस कंडक्टर का अगर कैपेसिटेंस कोई पूछे आपसे, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के. कैपेसिटर है, बताओ इसके बीच में कितनी एनर्जी है. एनर्जी कहां स्टोर्ड है? उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सारी एनर्जी उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड हो जाती है. हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर. मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका फिजिक्स एजुकेटर. एनसीईआरटी माइंड मैप सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है. सो पहले लेक्चर को आप सभी ने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. और अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं. बिल्कुल सेम फॉर्मेट में क्विक रिवीजन होगा. एक एक चीज आपको विद इन आवर आपको समझ में आ जाएगी. हर एक चीज का मैं यहां पर बम्पर तगड़े से रिवीजन आपको करवाने वाला हूं. सो आज का चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. सबसे पहले बेटा हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में. फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में फॉर्मूले हैं हमारे, उस फॉर्मूले को आपको रिवाइज करवाऊंगा. फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एंड देन कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस क्या है. तो ये सारी चीजें यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर आज आपको बहुत ही क्विकली रिवाइज करवाने वाला हूं. सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही ये बताता है, ये समझाता है कि कोई भी चार्ज आखिर किधर से किधर की तरफ फ्लो हो रहा होगा. यानी चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को डिफाइन करने वाला अगर कोई फैक्टर यहां पर है तो वो फैक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. बाकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी. यानी इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क हमें करना पड़ता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है. सो आइए देखते हैं. सबसे पहला पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज फ्लो बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट. और मैं आपको बताऊं, कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाने की कोशिश करता है, और नेगेटिव चार्ज इसका अपोजिट यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है. सो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हाई पोटेंशियल टू दैट एट द लोअर पोटेंशियल. डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point in electric field is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. है ना? तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, जहां पर V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज, और Q नॉट वो चार्ज है जिसको हम लेकर के आए हैं. जनरली यहां पर Q नॉट को बेटा हम लोग मानते हैं टेस्ट चार्ज. तो Q नॉट का मतलब यहां पर टेस्ट चार्ज से है. प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, टेस्ट चार्ज कहने का सिंपल सा मतलब यहां पर यह है कि टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है अपना वो लगभग 0 के बराबर है, बट एग्जैक्टली वो 0 के बराबर नहीं है. यानी कि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि वो अपनी खुद की कोई बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर पाता है. यानी कि वो इस चार्ज की, इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड को वो डिस्टर्ब नहीं करता है. तो हम लोग को जो इफेक्ट पता चल जाएगा वो ओरिजिनल चार्ज का पता चलेगा, यानी क्यू वाले चार्ज जिसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने वाले हैं. उसी में वर्क डन डब्ल्यू है और क्यू नॉट वो चार्ज है. सो वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट. फिर आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ही एक पॉइंट मैं आपको और बताऊं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू रिड्यूस हो रही होती है. यानी कि इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है. और यहीं पर आपको एक फॉर्मूला भी सिखाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr. राइट? तो यहां से इस फॉर्मूले से हमें यही पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है. यानी कि इधर की तरफ अगर हमारा हाई पोटेंशियल है, यहां पर मान लीजिए
और यहां पर लो पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है उसी डायरेक्शन में अगर आप बढ़ोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू प्यारे बच्चों डिक्रीज हो रही होगी। सेम इसी फॉर्मूले से अगर आप चाहें तो आप पोटेंशियल की वैल्यू को डिराइव भी कर सकते हैं, और dv बराबर माइनस ई डी आर बनेगा, उसी को दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा और ये बनेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका फॉर्मूला निकल करके आ गया है इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, यानी कि आप इन्फिनिटी से चार्ज को किसी एक पॉइंट तक लेकर के आ रहे हो। यूनिट की बात करें कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है, क्योंकि W बाई क्यू है यानी कि वर्क अपॉन चार्ज, सो इट्स यूनिट इज जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही प्यारे बच्चों वोल्ट भी कहा जाता है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2t माइनस 3a माइनस 1, राइट। ये डायमेंशनल फॉर्मूला एक बार निकाल करके सभी लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t माइनस 2 होता है, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, चार्ज का मतलब करंट इनटू टाइम यानी एम्पियर इनटू टाइम, तो AT होता है। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला AT हो गया और वर्क का हो गया ml2t माइनस 2। तो उसके थ्रू आप यहां से सॉल्व करके निकाल सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर आइए अगली क्वांटिटी हमारे पास है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस का नाम से ही क्लियर है कि कोई दो पॉइंट्स होंगे, उनके पोटेंशियल्स का डिफरेंस है ये, राइट। यानी कि अगर आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ले आओगे तो जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, है ना। लेकिन उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के ही दूसरे पॉइंट तक अगर आप लेकर जा रहे हो तो अब जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पढ़िए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी कि मान लो ये किसी चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी एक टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर के जा रहे हैं। तो अब ए से बी तक ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब डेल्टा V हो गया बेटा, और उसका कहीं ना कहीं सेंस होता है VB माइनस VA से, यानी जिस पॉइंट पर चार्ज ले गए हो पहले वहां का पोटेंशियल माइनस जहां से ले गए हो वहां का पोटेंशियल, एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि VA माइनस VB जो हमारा है दैट इज WBA एक्सटर्नल अपॉन Q। तो ये WBA का मतलब क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम B टू A बाई एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करके आप चार्ज को मूव करा रहे हो, राइट। तो जो भी वर्क करना पड़ रहा है डिवाइडेड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और potential difference between the two points in electric field does not depend on the path between them। किस पाथ से आप A से B लेकर आए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, यहां पर मतलब सिर्फ और सिर्फ A पॉइंट और B पॉइंट के पोटेंशियल से है, यानी उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस से है, राइट। किस पाथ से आप लेकर के आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहीं से एक बात ये पता चलता है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है प्यारे बच्चों वो एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कंजर्वेटिव फील्ड होता है। अब आइए आपको कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं याद दिलाता हूं। तो देखिए सबसे पहला केस ये है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है यहां पर Q, इस चार्ज से R डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P मान लें तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R के बराबर। 1/4πε0 आपको याद होगा कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। और अगर मैं यहां से ग्राफ आपको समझाऊं पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का, तो बेटा पोटेंशियल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, यानी कि इस चार्ज से आप जितना दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही रिड्यूस होती जाएगी। तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बन जाता है जो कि शो कर रहा है कि जैसे जैसे R बढ़ेगा,
जैसे जैसे आर बढ़ेगा पोटेंशियल की वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही होगी, राइट, ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं कि भाई उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। तो देखो एक्सियल यानी कि उसकी एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट आप चूज करते हो तो वहां पर बेटा पोटेंशियल की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। कहेंगे सर ये पी क्या होता है? पी का मतलब है डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, राइट। ये जो 12 होता है, कई बार बच्चे 12 के लिए कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये 12 का सिंपल मतलब है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस जो भी हो बेटा वही 2L है ना। कई बार आपको Q इंटू एल लिखा दिखाई पड़ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने 2L बताया लेकिन बुक में L लिखा है, या आपने L बताया बुक में 2L लिखा है। दोनों सेम है। इस 2L की वैल्यू आपको बस यही रखनी है कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्या है, राइट। सिंपल सी बात है। अगर मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर बात करूं तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर बेटा पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। पॉजिटिव चार्ज जितना ही पोटेंशियल वहां क्रिएट करता है उतना ही निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कर देता है, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो नेट वैल्यू 0 यहां पर आ जाती है। और अगर हम लोग किसी एक जनरल पॉइंट पर बात करें, डाइपोल के किसी जनरल लोकेशन पर बात किया जाए, तो वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जहां पर थीटा कौन सा एंगल है मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, तो बेटा ध्यान से समझिएगा। ये आपका एक माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है। इनके बीच का डिस्टेंस लेट अस सपोज 12 के बराबर है, राइट। ये इसका सेंटर है। सेंटर से कुछ आर डिस्टेंस पर, सेंटर से आर डिस्टेंस पर यहां कहीं पर कोई पॉइंट है जो कि एक जनरल पोजीशन पर है, और इसकी ये डिस्टेंस आर के बराबर है। ये वाला एंगल जो है उसका थीटा के बराबर है। तो उस पॉइंट पर हम लोग ने जो पोटेंशियल निकाला था दैट पोटेंशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। ये पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग ने वहां पर निकाल रखी है, ठीक है। देख लीजिए यही सेम फॉर्मूला मैंने यहां बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे थीटा कौन सा एंगल है। थीटा इस आर वाली लाइन और ये जो आपका एक्सिस है आप समझ लो डाइपोल का, उसके बीच का एंगल है, राइट। तो यहां पर डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, पीछे मैंने उसकी वैल्यू भी आपको बताई दैट इज q मल्टीप्लाइड बाई 12। तो ये डाइपोल मूवमेंट है और इसका डायरेक्शन ध्यान रखिएगा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। अगर यहां पर ही बेटा यहां पर ही अगर एंगल थीटा आपका 0 डिग्री के बराबर हो जाए, ये एंगल 0 के बराबर हो जाएगा, तो यही आपका एक्सियल पोजीशन हो जाएगा। यानी दिस विल बी द केस ऑफ एक्सियल पोजीशन, राइट। एक्सियल पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस, अगर एक्सियल पोजीशन है तो एंगल 0 हो गया है तो ये बन जाएगा पी कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कॉस 0 1 होता है बेटा, तो एक्सिस पर पोटेंशियल की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ जाती है। यही सेम फॉर्मूला आपको पीछे बताया गया था। और सेकंड आपसे बोला गया कि भाई इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर यही एंगल थीटा आपका 90 के बराबर हो जाता है, राइट, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब समझ जाओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। जैसे ये लाइन थी एक्सियल तो इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली ये जो लाइन है यही हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाती है, इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है। वहां पर एंगल 90 हो जाएगा और पोटेंशियल की वैल्यू बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 90 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, राइट। कॉस 90 आपका 0 होता है, इसी वजह से एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल की वैल्यू भी प्यारे बच्चों 0 के बराबर होती है। तो ये फॉर्मूला आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। अब आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं हम लोग किसी भी चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। देखो किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर को अगर इस तरीके का मान लो स्फीयर है और वो एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर की खास प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर को अगर हम लोग कोई चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज उस कंडक्टर की आउटर सरफेस पर जाकर
डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो देखो मैंने क्यू चार्ज दिया, सारा चार्ज आउटर सरफेस पर चला गया है। इस कंडक्टर का बेटा अपना रेडियस r के बराबर है। अब अगर यहां पर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल तीन जगह पर निकाला जाता है। पहला पॉइंट है कंडक्टर के बाहर C पॉइंट, दूसरा है सरफेस पर B पॉइंट, और तीसरा है इंटीरियर पॉइंट यानी कि किसी पॉइंट A पर, है ना। तो A, B और C हमारे पास तीन तीन पॉइंट्स है। अगर बेटा बाहर की आप बात करते हो, एक्सटर्नल पॉइंट की यानी कि C वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, यानी कि C पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल नोट कर दूं तो दैट विल बी 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R। ये वैल्यू है ना। यहां पर ये जो K लिखा हुआ है उस K का मतलब 1/4πε0 है, राइट। अगर मैं आपसे कहूं भाई सरफेस पर वैल्यू निकालनी है पोटेंशियल की, तो सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू होती है 1 अपॉन सरफेस यानी कि B पॉइंट। तो सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई कैपिटल R। यहां पर स्मॉल r था, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट पर स्मॉल r, और सरफेस वाले पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो दैट विल बी कैपिटल R, ठीक है। अब मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर दूं, कैपिटल R इसका बेटा रेडियस है ये वाला, और स्मॉल r हो गया इस पॉइंट का डिस्टेंस। सेंटर से ये जो C वाला पॉइंट है, अगर मैं उसका डिस्टेंस स्मॉल r मान लूं तो यहां पर स्मॉल r होगा, यहां पर कैपिटल R होगा, राइट। अब अगर इंटीरियर पॉइंट पर बात किया जाए बेटा की अंदर वाले किसी पॉइंट पर, तो देखो किसी भी कंडक्टर के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इसलिए अंदर पोटेंशियल कैसा होता है, कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट वैल्यू सरफेस पर थी वही कांस्टेंट वैल्यू बेटा इंटरनल किसी पॉइंट पर भी होती है, यानी ए पॉइंट पर भी पोटेंशियल की वैल्यू वही है जो उसकी सरफेस पर है, यानी Q डिवाइडेड बाई कैपिटल R। ध्यान से देखिए, सरफेस पर और इंटरनल पॉइंट पर ये जो पोटेंशियल है वो हमारा कांस्टेंट है, जबकि एक्सटर्नल पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो यहां पर ग्राफ बनाया गया भाई, यहां पर देखो ये पोटेंशियल और R के बीच का ग्राफ है, डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो ये रीजन है, ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल पॉइंट को, यानी कि जहां पर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है। ये वो पॉइंट है जो कि सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर स्मॉल r और कैपिटल R आपस में बराबर है, और इसके बाद स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट की बात हो रही है जहां पर पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप सभी लोग ग्राफ को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, पहले ग्राफ कांस्टेंट है, फिर ये ग्राफ लगातार आपका डिक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ यही शो कर रहा है कि इंटीरियर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे जैसे आप अंदर से सरफेस की तरफ आओगे, यहां से यहां तक पूरे में पोटेंशियल कांस्टेंट है इस पूरे में, और जैसे ही इसके बाहर निकलोगे अब पोटेंशियल डिक्रीज होना प्यारे बच्चों शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये किसी भी चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू है। ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कई सारे चार्ज हैं, एक चार्ज ये रहा Q1 चार्ज, ये कोई रहा Q2 चार्ज, यहां कहीं पे रहा Q3 चार्ज, और मैं आपसे कहूं इन तीनों की वजह से किसी एक पॉइंट पर आप पोटेंशियल बता दो, है ना। तो मान लो यहां कहीं पर कोई पॉइंट P है, मुझे इन तीनों की वजह से P पॉइंट पर निकालना है कि भाई पोटेंशियल कितना है। तो आपको बेटा डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। ये वाला डिस्टेंस मान लो R2 है, ये वाला डिस्टेंस आपका मान लो R1 है, ये वाला डिस्टेंस आप मान लो R3 के बराबर है। तो P पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो वो सिंपली क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 1/4πε0 Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2 प्लस 1/4πε0 Q3/R3। सिंपली आप उसको निकालकर ऐड कर दोगे। अगर मान लो इनमें से कोई चार्ज आपका निगेटिव भी है, मान लो ये वाला चार्ज निगेटिव है, तो बेटा अब पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी P पॉइंट पर दैट विल बी 1/4πε0। देखो ये टर्म तो सभी में है तो मैं कॉमन कर रहा हूं। Q1/R1 पॉजिटिव है क्योंकि चार्ज पॉजिटिव था, माइनस Q2/R2 क्योंकि चार्ज कैसा है बेटा, निगेटिव, जबकि Q3 फिर से हमारा पॉजिटिव है तो अगेन इट विल बिकम Q3/R3। तो ये वैल्यू आपके पोटेंशियल की निकल करके आ जाएगी, राइट। वही सेम चीज को यहां पर समेशन यानी सिग्मा के फॉर्म में लिखा हुआ है कि जितने भी चार्जेस हैं और उनका जो जो डिस्टेंस है वो आप सिंपली लेकर ऐड करते जाओगे कंसीडरिंग द साइन ऑफ द चार्ज। देखो बेटा, जब कोई क्वांटिटी स्केलर होती है, अगर क्वांटिटी स्केलर होती है तो वहां पर हम चार्ज का पॉजिटिव या निगेटिव होना कंसीडर करेंगे,
है ना, यानी कि साइन लेंगे हम। चार्ज पॉजिटिव होगा तो हम वहां पॉजिटिव लेंगे, चार्ज निगेटिव होगा तो हम वहां पे निगेटिव साइन उसके साथ कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वहां पर आपको चार्ज को पॉजिटिव या निगेटिव नहीं रखना है, चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो उठा के रखो। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में पॉजिटिव या निगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में जो साइन होता है, पॉजिटिव या निगेटिव का जो साइन होता है, दैट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, दैट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो सिंपली डायरेक्शन से ही रिप्रेजेंट हो जाएगा, है ना। ये नहीं, या ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर कोई क्यू चार्ज है भाई, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, यहां पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, राइट। और अगर मैं यहीं पर एक निगेटिव चार्ज कर दूं, ये मान लो आपका माइनस क्यू चार्ज हो गया, अब माइनस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर फिर से वही पॉइंट पी हमारा है। इस बार अगर मैं आपसे कहूं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगी, है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आप लिखने वाले हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं लिखूंगा 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, राइट, मैग्नीट्यूड है इसका। यहां भी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखूंगा बेटा तो दैट विल बी अगेन 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, राइट। मैग्नीट्यूड लिखते समय हमें अब प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन तो मैं वैसे ही चेंज कर चुका हूं। पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे, निगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स, ये डायरेक्शन मैंने पहले ही लिख दिया। अगर डायरेक्शन पहले ही ले चुके हैं तो अब वहां पर साइन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बात अगर आप स्केलर क्वांटिटी की कर रहे हो तब पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइन को ध्यान से रखिएगा सभी लोग, राइट। अगला है देखो इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नाम से क्लियर है, ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल इक्वल हो, ऐसा सरफेस जिस पर पूरी सरफेस पर पोटेंशियल कैसा हो? इक्वल हो, उसी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सो एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल एट ईच पॉइंट। The surface of the charged conductor in equilibrium is a equipotential surface। यानी कि कोई भी एक चार्ज्ड कंडक्टर अगर हम ले लें तो उस चार्ज्ड कंडक्टर का जो पूरा सरफेस अभी हम लोगों ने देखा था, उसके पूरे सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर के बराबर थी। यानी उसका पूरा का पूरा सरफेस कैसा हो गया? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। An equipotential surface and electric field line meet at right angles। यानी कि अगर मैं यहां पे आपको बना के दिखा दूं, मान लो ये कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कुछ इस तरीके से होती हैं, यानी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस इन ऑल डायरेक्शंस, है ना। इस तरीके की ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा ड्रॉ हो जाएगी, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस आप चेक कर लीजिए, ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। They are always perpendicular to each other. So electric field lines are always perpendicular to the equipotential surface. The region where electric field is zero, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल ऑफ द होल रीजन रिमेन्स कांस्टेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है। सो नो वर्क इज डन इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज। देखो इस पूरे चैप्टर में कभी भी वर्क की बात किया जाए तो वर्क जो है वो डिपेंड करता है दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस पर, कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर लेकर गए हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज क्यू इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है? ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट अगर सरफेस पर पॉइंट है, यानी कि यहां से अगर आप यहां तक कोई चार्ज लेकर जाते हो तो कोई वर्क आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी दोनों का ही पोटेंशियल बेटा क्या है? सेम है। Potential at A is equal to potential at B because it is an equipotential surface. So work done is always zero for equipotential surface. तो equipotential surface पर अगर आप चार्ज को मूव करा रहे हो, कोई वर्क भाई साहब करने की जरूरत नहीं है, कोई वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा, राइट। अगला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ द पॉइंट चार्जेस। यानी कि अगर हमारे पास कई सारे चार्ज है, मान लो
कई सारे चार्ज हैं, ये Q1 चार्ज है, यहां पर मान लो Q2 चार्ज है, यहां पर मान लो Q3 चार्ज है, और यहां कहीं पर आप मान लीजिए Q4 चार्ज है। एंड लेट अस सपोज दीज चार्जेस आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ रेक्टेंगल, है ना। इसका ये लेंथ हो जाएगा, इसको L मान लो, इसको कुछ B मान लो, इस तरीके से। अब अगर हमसे कहा जाए कि भाई इस सिस्टम का आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बता दो, सबसे पहले तो बेटा ये समझ लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है। अगर मैं इन चार चार्जेस की बात कर रहा हूं तो इन चारों चार्जेस को इन्फिनिटी से उठाकर लाने में और यहां पर इकट्ठा करने में, ये सिस्टम बनाने में जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, राइट। तो ये सिस्टम फॉर्म करने में Q1 Q2 Q3 Q4 ये चारों चार्जेस को इन्फिनिटी से यहां तक लाके रखने में जो वर्क करना पड़ा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। अगर मैं किसी भी दो चार्ज की बात कर दूं, जैसे मान लो ये हमारा Q1 चार्ज है और ये हमारा Q2 चार्ज है, और इनके बीच का डिस्टेंस कुछ R12 है या केवल R मान लो, ठीक। तो यहां पर बेटा पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, राइट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ऐसा आप कह सकते हो। ये किसी भी दो चार्ज के लिए। लेकिन अगर हमारे पास 3 या 4 चार्जेस हैं तो बेटा अब आप बनाएंगे दो दो चार्जेस के पेयर्स, राइट। तो अगर मैं अब एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब दो दो के पेयर बनाओ बेटा, Q1 Q2 पहला पेयर है, सो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, B के बराबर, प्लस Q2 Q4 इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, अगेन B के बराबर। लेकिन ये वाला डिस्टेंस तो भाई L के बराबर था, तो इसको मैं L लिख रहा हूं यहां पर, राइट। ये वाला डिस्टेंस B के बराबर है, प्लस इनका भी एक सिस्टम है, तो Q3 Q4 डिवाइडेड बाई L के बराबर, प्लस Q3 और ये क्या है हमारा Q1 है, Q3 Q1 डिवाइडेड बाई B के बराबर। तो ये देखो दो दो के मैंने पेयर ले लिए, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर। लेकिन अभी एक पेयर ये भी है बेटा Q1 और Q4 का, तो Q1 Q4 डिवाइडेड बाई, अब ये वाला लेंथ आप सोचिए कितना होगा। अगर ये L है ये B है, तो प्यारे बच्चों इस डायगोनल की लेंथ की अगर मैं बात करूं तो क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से बता सकते हैं कि सर डायगोनल की लेंथ आ जाएगी अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट। और एक पेयर ये भी है आपका, यानी कि Q2 Q3, तो बेटा Q2 Q3 डिवाइडेड बाई उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज दिस डायगोनल, भाई ये वाला डायगोनल। ये वाले डायगोनल का लेंथ भी अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये हमारी वैल्यू निकल करके आ गई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर केवल दो चार्जेस हैं तो आप उनके लिए सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, उनके बीच का डिस्टेंस। लेकिन अगर नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो दो दो चार्जेस के जितने पॉसिबल पेयर्स बेटा बन पाए वो सारे पेयर आपको बनाने हैं, ठीक है। अब अगर इनमें से कोई एक चार्ज मान लो निगेटिव हो जाता, फॉर एग्जांपल ये Q2 निगेटिव होता, तो यहां भी निगेटिव का साइन आ जाता, यहां भी निगेटिव आ जाता, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, यहां है, यहां भी निगेटिव का साइन आ जाता। तो आपको आई होप बात समझ में आ रही होगी, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां भी आप साइन के साथ कंसीडर करोगे सारे चार्जेस को, राइट है। चलो अगला देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग किसी एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं और अब उसको उसकी एनर्जी को हम लोग चेक कर रहे हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस PE कॉस थीटा, या इसी को माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर भी लिखा जा सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है x डायरेक्शन में, और यहां पर अगर मैंने कोई इस तरीके से एक डाइपोल रख दिया, ये हमारा माइनस Q चार्ज है, ये हमारा प्लस Q चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस है 2L के बराबर, और ये डाइपोल आपका कुछ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, राइट। तो अब इस डाइपोल की कितनी एनर्जी है, इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है माइनस PE कॉस थीटा, दैट इज माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। थीटा कौन सा एंगल है आपको दिख रहा होगा, डाइपोल मूवमेंट और
इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है ये वाला थीटा, राइट। वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंक्लिनेशन θ1 टू θ2। यानी कि अगर मैं इसी डाइपोल को किसी एंगल θ1 से, अभी मान लो एंगल θ1 है, यहां से θ2 एंगल तक अगर मैं रोटेट करवाना चाहता हूं तो आखिर कितना वर्क करना पड़ेगा। सो दैट वर्क डन इज चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दोज पोजीशंस, है ना। यानी यहां पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, दैट इज माइनस पीई कॉस θ1, फिर यहां पर आप निकालेंगे माइनस पीई कॉस θ2, और दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी U2 माइनस U1। तो वैल्यू आएगी पीई cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये हमारी वर्क का फॉर्मूला हो गया कि अगर कभी भी आपसे न्यूमेरिकल में कहा जाए भाई कि किसी भी एक डाइपोल को रोटेट कराया गया है, आखिर कितना वर्क करना पड़ेगा, सो दैट वर्क डन इज पीई cos θ1 माइनस cos θ2। इफ द डाइपोल इज इनिशियली इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी इनिशियली वो डाइपोल ऐसा है, यानी डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनिशियली एक दूसरे के पैरेलल है, यानी इनिशियली डाइपोल अगर ऐसे रखा हुआ है तो आपका θ1 एंगल जो है वो 0 हो जाएगा। अब यहां से अगर आपने डाइपोल को किसी थीटा एंगल तक पहुंचाया है तो ऐसे में जो वर्क डन होगा प्यारे बच्चों, वो पीई 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि θ1 0 हो गया और कॉस 0 कितना होता है, 1 के बराबर, और θ2 आपका थीटा के बराबर हो गया। क्लियर। तो ये वैल्यू होती है वर्क डन अगर हम किसी भी एक डाइपोल को अब उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको यहां किसी थीटा एंगल तक लेकर के आ रहे हैं। इसका मतलब एक चीज और आ गया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये जो डाइपोल होता है उस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, आइए मैं आपको पहले वो समझा दूं। अगर ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हमारा डाइपोल कुछ ऐसे रखा हुआ है, यानी ये माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, उनके बीच का डिस्टेंस 12 है, यानी कि यहां पर वो थीटा एंगल हमारा 0 डिग्री के बराबर है, तो ये उस डाइपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ये उस डाइपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। और यहां पर उस डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज माइनस पीई कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 आपका 1 के बराबर होता है। सो पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस पीई के बराबर। और मैं आपको बता दूं स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम होना। जिस स्टेट में बेटा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वही स्टेट स्टेबल इक्विलिब्रियम का स्टेट कहलाता है, राइट। अब आ जाइए अगला आपको बताते हैं नेक्स्ट कंडीशन इसका क्या है। तो भैया नेक्स्ट कंडीशन इसका ये है कि अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डाइपोल इस बार यहां पर है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि ये हमारा माइनस क्यू है, ये हमारा प्लस क्यू है, बीच का डिस्टेंस फिर से 2l के बराबर है ना। तो यहां पर जो एंगल है, एंगल जो यहां पर है वो 180 डिग्री के बराबर है। कहेंगे सर कैसे पता 180 है? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है बट डाइपोल मूवमेंट लेफ्ट साइड में है, तो ये वाला एंगल आपका 180 हो गया। और अगर एंगल 180 है तो यही कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। ये इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया माइनस पीई कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 बेटा -1 के बराबर होता है, तो यही पोटेंशियल एनर्जी इसकी जो है वो पीई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अनस्टेबल का मतलब हो गया मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर वही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई तो वो बन जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आप कह सकते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। यहां पर आप कह सकते हो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, राइट। अब आइए कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात करते हैं। तो बेटा कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस पूरी बॉडी में, पूरे कंडक्टर में मूव कर सकते हैं और वो करंट फ्लो करा सकते हैं, उसको हम कंडक्टर कहेंगे। लेकिन इंसुलेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं है, उनमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो वहां पर भैया करंट भी फ्लो नहीं हो सकता है, राइट। सो कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन फ्री चार्ज कैरियर, एंड सो
अलाउ इजी फ्लो ऑफ करंट, इसमें करंट इजीली फ्लो करता है। तो जैसे सिल्वर है, तो सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, उसके अलावा कॉपर भी है, एल्यूमिनियम और भी बहुत सारे जितने भी मेटल्स हैं लगभग लगभग वो सारे ही आपके कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर्स की बात करेंगे तो इंसुलेटर्स में जैसे ड्राई वुड हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, बैकेलाइट हो गया, माइका हो गया, ठीक है, ये सब आपका जो है ड्राई एयर भी इवन जो है वो इंसुलेटर का काम कर रहा होता है, उसमें करंट को हम लोग फ्लो नहीं करा सकते हैं। फिर आइए फ्री और बाउंड चार्जेस की बात करते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए। तो देखो बेटा, द इलेक्ट्रॉन्स that are free charge carriers inside the metallic conductor, while positive ions fixed in the lattice are bound charge carriers। इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री टू मूव है, जो कि मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो हमारे फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, दे आर फ्री टू मूव। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कि अंदर बाउंड है, जो कि फ्री नहीं हो सकता, फ्लो नहीं कर सकता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड चार्ज कैरियर्स बोल देते हैं, राइट। फिर डाइइलेक्ट्रिक और उस डाइइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन की बात करते हैं। देखो, अगर किसी भी डाइइलेक्ट्रिक की बात करें तो डाइइलेक्ट्रिक का मतलब होता है प्यारे बच्चों इंसुलेटर, है ना। डाइइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, इंसुलेटर। और डाइइलेक्ट्रिक को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो पोलराइज होने लगता है ना। किसी भी डाइइलेक्ट्रिक की अगर मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका सीन में समझा दूं, जैसे मान लो ये कोई एक इंसुलेटर है, डाइइलेक्ट्रिक है, तो इस डाई इलेक्ट्रिक में जनरली क्या देखा जाता है कि इसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अपना रैंडमली ऐसे रखे हुए हैं, उनमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा वो अपने पड़े हुए थे, कोई वहां पे सिस्टम से चीजें नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपना वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली पड़े हुए थे। अब अगर हम लोग यहां पर क्या करें, यहां पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें लाइक दिस, इस डाइपोल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करवा दें बेटा, तब क्या होगा, जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करवाओगे, अब इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये खुद को अलाइन कर लेंगे, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स पर फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो ये मॉलिक्यूल्स खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे, यहां पर नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, ये वाला सारे मॉलिक्यूल्स बेटा घूम जाएंगे। पॉजिटिव चार्जेस जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे, और जो नेगेटिव है वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आप देखिए वो इस तरीके से घूम जाएंगे, राइट। सारे मॉलिक्यूल्स घूम जाएंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल्स घूम जाते हैं, अब यहां पर ऑब्जर्वेशन हमारा क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखना। ऑब्जर्वेशन ये है कि इधर वाली सरफेस पर बेटा निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है, डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इधर सरफेस पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, और इधर की तरफ उस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, राइट। तो यहां पर क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी राइट साइड में, लेकिन इस डाइइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई, जो कि प्रीवियस वाली यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था वो राइट साइड में दिया था, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जो कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे का क्या करता है, अपोज करता है, राइट। सो दिस इज इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटरनल फील्ड एक्सटर्नल फील्ड का अपोज कर रहा होगा। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या क्या हमें बताया गया है। सबसे पहले, इंसुलेटर्स आर ऑफन referred as dielectric। डाइइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया, इंसुलेटर्स। ईच डाइइलेक्ट्रिक इज फॉर्म्ड ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स। इन सम डाइइलेक्ट्रिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, सच डाइइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। तो भाई नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स हैं वो कोइंसाइड कर जाते हैं, यानी एक ही पॉइंट पर पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर्स होते हैं। व्हाइल इन सम डाइइलेक्ट्रिक्स द सेंटर्स ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, such dielectrics have permanent dipole moment and said to be पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर्स हैं वो एक दूसरे पर कोइंसाइड नहीं करेंगे, और उनमें कुछ ना कुछ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा। दे विल हैव सम परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। किसके लिए बात हो रही है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के लिए। एग्जाम्पल पोलर का क्या होता है, वाटर, जबकि नॉन पोलर के लिए एग्जाम्पल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर आपका पोलर होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, नॉन पोलर
आप ले सकते हैं। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पीछे मैंने बताया था आपको, डाइलेक्ट्रिक को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आएंगे, है ना, centers of the positive and negative dipoles get separated in non-polar dielectrics or get farther away in polar dielectrics, so that molecules of the dielectric gain permanent electric dipole moment। जैसे ही आप उनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आओगे, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लेकर के आओगे, इनके जो सेंटर्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाले, वो दूर दूर सेपरेट होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से उनके पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, राइट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंड डाइपोल इज सेड टू बी पोलराइज्ड। तो प्यारे बच्चों, चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डाला है तो परमानेंट पोलराइजेशन दोनों में आने वाला है, यानी दोनों में ही आपको परमानेंट डाइपोल मोमेंट मिलने वाला है, राइट। द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम of the electric field is called polarization density। ये जो induced dipole moment आया है पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, polarization density बोलेंगे, और numerically that is equal to the surface charge density induced at the faces which are perpendicular to the direction of the applied electric field। यानी कि polarization density जो है वो आपकी चार्ज डेंसिटी के बराबर होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो यहां पर चार्जेस देखो इंड्यूस हुए थे, ये जो चार्जेस यहां पर इंड्यूस हुए हैं, इन चार्जेस की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसी के बराबर होती है पोलराइजेशन डेंसिटी। तो उसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट। ये है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये जो सिंबल है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिकल, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिस इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, राइट, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोलराइजेशन डेंसिटी जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सटर्नल वाली, उतना ही ज्यादा यहां पर पोलराइजेशन हो रहा होगा उस डाई इलेक्ट्रिक का, है ना। यानी कि सारा खेल अगर आप यहां पर समझे हो तो वो किसका है, वो इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जितनी ज्यादा होगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी, वहां पर पोलराइजेशन भी उतना ही ज्यादा हो रहा होगा, राइट। ये वाला मतलब है यहां पर, एक्सटर्नल फील्ड जितनी ज्यादा, पोलराइजेशन उतना ज्यादा, और पोलराइजेशन डेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। फिर आता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल, यानी किसी भी मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। देखो, मटेरियल के डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि वो मटेरियल आखिर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है, क्योंकि एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद उस मटेरियल का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो आइए मैं आपको पहले ब्रेक डाउन समझा दूं, फिर आप उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। तो देखो यहां पर दो फील्ड्स हैं बेटा, एक फील्ड ये है आउटर फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड, और एक है इनर इंड्यूस्ड फील्ड। दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहा है, लेकिन इस अपोजिशन को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की आपसी लड़ाई को झेल कौन रहा है, ये अंदर वाले मॉलिक्यूल्स, है ना। ये जो बाहर वाली जो फील्ड है जिसका नाम ईओ है, देखो हर एक फील्ड चाहती है पॉजिटिव चार्ज मेरी डायरेक्शन में चले, यानी पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड जो है वो चाहती है कि पॉजिटिव चार्ज मेरे साथ चले, और इंटरनल इंड्यूस्ड फील्ड आई है वो कहती है नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे साथ चलेगी, मतलब जो पॉजिटिव चार्जेस है वो मेरी डायरेक्शन में चलेंगे। कहने का मतलब जो आउटर फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज पे राइट साइड में फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो इनर फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो वो जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल पे स्ट्रेच बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक सर्टेन इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा जब वो मॉलिक्यूल उस स्ट्रेचिंग को झेल नहीं पाएगा और मॉलिक्यूल का प्लस अलग हो जाएगा और माइनस अलग हो जाएगा। उसी कंडीशन को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। तो जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पर यह ब्रेक डाउन होता है उसी को डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मीडियम कहा जाता है। जैसे एयर के लिए जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो है 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट है वोल्ट पर मीटर, तो यहां कह रहे हैं 3 इंटू 10⁻6
वोल्ट पर मीटर का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तो जो हमारा एयर है, ये एयर हमारा पोलराइज हो जाएगा, एयर का प्लस और माइनस अलग अलग हो जाएगा, राइट। जैसे एयर में ऑक्सीजन है तो O प्लस O माइनस अलग अलग हो जाएगा, ये यहां पर कहने का मतलब है। सो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल क्या है? द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ मीडियम और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच द मीडियम कैन बियर विदाउट ब्रेकडाउन। जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो मीडियम झेल सकता है, या जितना मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि रिक्वायर्ड है मीडियम को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसी को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछा जा सकता है। अब आइए हम लोग देखते हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड डाई इलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कंडक्टर और डाई इलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर को अगर रखूंगा तो आखिर उनके बिहेवियर में क्या डिफरेंस आता है। तो देखो, किसी भी कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो पहली बात, उस कंडक्टर के अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0 होगी। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उस कंडक्टर में बहुत ही देखो स्मूथ होता है, पहली बात तो यहां पे लाइन, और दूसरी बात वो परपेंडिकुलरली एंटर करने की कोशिश करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली आएगी और यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली ही निकल रही होगी। सिमिलरली ये वाली लाइन भी परपेंडिकुलरली आएगी और यहां से वो भी परपेंडिकुलरली ही इमिट हो रही होगी, यानी बाहर निकल रही होगी, राइट। तो कंडक्टर में इस तरीके से आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गायब है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फिर बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक की बात हम लोग करें तो डाइलेक्ट्रिक पूरा डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाती है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाएगी, बट यहां पर आपको डायग्राम में मैंने क्या दिखाया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है, ठीक है। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है वो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है, उसके अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाती है, और आउटर फील्ड और इनर फील्ड दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे होते हैं? अपोज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट फील्ड है वो E/K टाइम्स हो जाती है, जिसमें K क्या है? डाई इलेक्ट्रिक का कांस्टेंट, राइट। K क्या है? वेयर दिस K इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि अगर आप किसी भी डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है बाई K टाइम्स, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रेवल इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर नहीं करेंगी। अलाइनमेंट ऑफ द एटम टेक्स प्लेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एटम्स है वो अलाइन हो जाते हैं पॉजिटिव फील्ड की डायरेक्शन में और निगेटिव फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। दिस रिजल्ट्स इन स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये इस वाली स्मॉल फील्ड की बात हो रही है। नेट फील्ड इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक इज E/K। E क्या है? आउटर वाला फील्ड। तो आउटर वाला जो फील्ड था डिवाइडेड बाई K टाइम्स हो जाता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक और फील्ड इंड्यूस होने वाला है। क्लियर है? फिर अगली चीज है कैपेसिटर क्या है भाई, और कैपेसिटेंस क्या होता है। देखो, कैपेसिटर का सिंपल सा मतलब है एक कंडक्टर के पास दूसरा अनचार्ज्ड कंडक्टर जब आप ले आते हो, एक चार्ज्ड कंडक्टर के पास दूसरा अनचार्ज्ड कंडक्टर जब आप ले आते हो, तो इसमें चार्जेस जो है वो इंड्यूस होते हैं, राइट। और उसी इंडक्शन की वजह से जो ये डिवाइस क्रिएट हो रहा है उसका नाम है कैपेसिटर, राइट। सो कैपेसिटर कंटेन्स टू ऑपोजिटली चार्ज्ड मेटेलिक कंडक्टर्स एट फाइनाइट सेपरेशन। दो अपोजिटली चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसको आप निगेटिव चार्ज कर सकते हो, राइट। या ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको आप सिंपली अनचार्ज भी ले आओगे तो इस पॉजिटिव की वजह से यहां पर अपने आप निगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा कैपेसिटर कहलाता है। एंड इट इज अ डिवाइस बाय विच कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज मे बी वेरीड सिंपली बाय चेंजिंग द सेपरेशन एंड मीडियम बिटवीन द कंडक्टर्स। यानी कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ε0 A/D किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। बेटा, कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर देखा जाए, यानी कि एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, इनके बीच का डिस्टेंस D है और प्लेट्स का एरिया अगर A है, तो आप देख सकते हैं कैपेसिटेंस जो है वो ε0 A/D होगा, क्योंकि इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है और इस वाली प्लेट पर हमने निगेटिव चार्ज दे रखा है, राइट। अगर प्लेट्स के बीच का ये सेपरेशन हम बढ़ा देंगे तो ये कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, D बढ़ाओगे तो C की वैल्यू कम हो जाएगी, प्लेट्स का एरिया बढ़ा दोगे तो ये कैपेसिटेंस जरूर बढ़ जाएगा। यानी कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेट एरिया है
और ये कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, क्योंकि जब सेपरेशन बढ़ता है तो इंडक्शन का जो फेनोमेना यहां पर है, जो कि मेन फेनोमेना है, वो बेटा कम हो जाता है। सो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज on either plate and the potential difference across the plate, यानी Q by V। यानी उस कंडक्टर को अगर मैंने Q चार्ज दिया और कंडक्टर का पोटेंशियल V के बराबर है तो Q अपॉन V कहलाता है कैपेसिटेंस। या फिर आप यहां पर यह भी कह सकते हो कि टोटल चार्ज गिवन ऑन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। जितना ज्यादा चार्ज दोगे बेटा कंडक्टर को, उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, यही प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट C के बराबर है और यही C कहलाता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब है कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। चार्ज को होल्ड करके रखने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी है, वही कैपेसिटेंस कहलाती है। राइट? इफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज ब्रॉट नियर अ चार्ज्ड कंडक्टर, then it increases the capacity of the system and this is the principle of the capacitor। यानी कि एक चार्ज्ड कंडक्टर के पास दूसरा अनचार्ज्ड कंडक्टर अगर हम लाते हैं तो उससे इस सिस्टम की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। यही कैपेसिटर का प्रिंसिपल होता है। अगला है द कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर, यानी कि एरिया पर डिपेंड करता है, एंड प्रेजेंस ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अगर यहां पर उसके बीच में अगर मैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर दूं, जैसे एक प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट ये रही, अगर इनके बीच में बेटा ये पूरा का पूरा डाई इलेक्ट्रिक पूरी तरीके से कंप्लीटली फिल्ड है अगर, राइट, जैसे मैं यहां दिखा दूं कि ये मैंने डाई इलेक्ट्रिक पूरे में फिल कर दिया है, राइट, और इसका एरिया A है, सेपरेशन D के बराबर है, तो यही जो कैपेसिटेंस जो एप्सिलॉन नॉट A बाई D था, अब वो K एप्सिलॉन नॉट A बाई D के बराबर हो जाएगा। अब बात आई सर इसमें K क्या है, तो बेटा K का मतलब है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो मीडियम है, इस मीडियम का कांस्टेंट K के बराबर है डाई इलेक्ट्रिक का। राइट? सो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है अगर वहां पर एक डाई इलेक्ट्रिक, एक इंसुलेटर मीडियम भर दिया जाए प्लेट्स के बीच में तो। राइट? इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द कंडक्टर और पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो कैपेसिटेंस होता है वो ना तो Q पर डिपेंडेंट है ना तो V पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आपने ध्यान से समझा है तो Q प्रोपोर्शनल टू V था, प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो वहां पर वैसे भी कैपेसिटेंस क्या था, एक कांस्टेंट था। तो अगर कैपेसिटेंस हमारा एक कांस्टेंट है तो वो चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? प्लेट्स के एरिया पे, उनके बीच के सेपरेशन पे, और प्लेट्स के बीच में कौन सा मीडियम है यानी डाई इलेक्ट्रिक, उस पर भी बेटा डिपेंड कर रहा होता है। यूनिट की अगर मैं बात करूं तो चार्ज अपॉन वोल्टेज यानी कि कूलम अपॉन वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट को ही बेटा हम लोग फैरेड कहते हैं। तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो हमारा फैरेड होता है। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, यानी अगर एक स्फीयर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, उस कंडक्टर का अगर कैपेसिटेंस कोई पूछे आपसे तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R। राइट? ये तब होता है जब उसके बीच में किसी मीडियम की एंट्री हो जाती है, यानी डाई इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। और अगर आप एयर या वैक्यूम में बात कर रहे हैं तो वही कैपेसिटेंस क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। राइट? पूरे अर्थ को बेटा, पूरे अर्थ को अगर मैं क्योंकि अर्थ का शेप भी लगभग स्फीयर होता है, पूरे अर्थ को अगर मैं एक कंडक्टर मान लूं, राइट, यानी चार्ज अगर दें, सारा चार्ज अर्थ की सरफेस पर ऐसे फैल जाए, ठीक है, तो इस पूरे अर्थ की वजह से जो कैपेसिटेंस होगा दैट इज आल्सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। राइट? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बेटा कितनी है, 1/9 इंटू 10 की पावर 9, और R क्या है, रेडियस, और अर्थ का रेडियस हम सबको पता है दैट इज 6400 किलोमीटर्स। राइट? तो 1000 का और मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब आइए जरा इसी को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ये हमारा बन जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई, ये रहा 10 की पावर 3 और ये 2 जीरो है यानी 10 की पावर 5 है, ये 10 की पावर 9 है, तो बेटा 10 की पावर -4 बन जाएगा। राइट? अब आइए मैं आपको जल्दी से इसको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, डिवाइड करके दिखा रहा हूं। ये बनेगा 64 डिवाइडेड बाई 9, राइट, तो ये बन गया 7.11 इंटू 10 टू द पावर -4। राइट? और अगर मैं इसी को कुछ ऐसा लिख दूं यानी 711 इंटू 10 की पावर -6, तो ये थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, इतने फैरेड।
है ना। और 10 की पावर -6 को बेटा माइक्रो बोलते हैं, यानी कि 1 माइक्रो फैरेड अगर है तो वो 10 की पावर -6 फैरेड के बराबर होता है। ये आप सभी लोग जानते ही होंगे, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है। तो पूरे अर्थ का जो कैपेसिटेंस निकल करके आया वो 711 माइक्रो फैरेड निकल करके आया। तो यहां से एक बात और पता चलती है, पूरा अर्थ जो कि इतना बड़ा है तो उसका कैपेसिटेंस 711 माइक्रो फैरेड है। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि फैरेड कैपेसिटेंस की एक बहुत बड़ी यूनिट है, राइट। फैरेड जो है वो कैपेसिटेंस की एक बहुत बड़ी यूनिट है। नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, अगर आपने कैपेसिटर्स को एक सीरीज में जोड़ दिया, सीरीज का मतलब ये इसका निगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव से जुड़ा है, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा है, ठीक है, मतलब एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव अगर जोड़ रहे हो तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये हमारा कोई एक सेल लगा हुआ है यहां पर, ठीक, इस सेल का अपना वोल्टेज कुछ V के बराबर है, मैं लिख रहा हूं, ठीक। अब इसका जो भी V वोल्टेज था वो V1 V2 V3 इन तीनों में डिवाइड हो गया है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन की जब बात हम कर रहे होते हैं तो वोल्टेज डिफरेंट होता है। सीरीज में देखो चार्ज सेम होता है, तीनों पर जो चार्ज जाएगा वो सेम जाएगा, लेकिन तीनों का जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो। सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में जो फॉर्मूला निकल कर आता है, जो डिराइव होकर आता है, आप सबको पता है, दैट इज 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, राइट। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। चार्ज चेक कर लो, सभी पर सेम है, चार्ज रिमेन सेम, जबकि पोटेंशियल जो है वो सबका अलग अलग हो जाता है, तो V1 V2 V3, बट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहां पे डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं, डीसी की बात कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट होता है प्यारे बच्चों तो उसमें ऐसा नहीं होता है, जब ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर आएगा तो बताऊंगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका क्या है, अगर सारी पॉजिटिव प्लेट एक साथ जोड़ें, सारी निगेटिव प्लेट एक साथ जोड़ दें तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, राइट। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में चार्ज अलग अलग हो जाएगा, इस बार चार्ज डिफरेंट होगा, इस बार क्यू डिफरेंट होगा, लेकिन वोल्टेज जो है वो सारे कैपेसिटर्स का सेम हो जाएगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस सभी का सेम होगा बट चार्ज सभी में डिफरेंट हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में कैपेसिटेंस जो होता है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, जितने भी कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं सिंपली आप ऐड करते चले जाओ, है ना। तो चार्ज डिफरेंट है, यानी कि अगर बैटरी से मान लो Q चार्ज निकल रहा है तो Q चार्ज जब यहां पर आएगा तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा, Q1 Q2 Q3, इस तरीके से चार्ज का डिवीजन हो जाएगा, राइट। बट पोटेंशियल की वैल्यू जो है बेटा, V की जो वैल्यू है देख लो, वो सभी के लिए क्या है, सेम हो जाएगी। और इस तरह के किसी भी सर्किट को अगर हमें सॉल्व करना है तो मैं आपको बताऊं सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है Q बराबर CV, राइट। कौन सा फॉर्मूला है, Q बराबर CV। ध्यान रहे, जिस कैपेसिटर की बात कर रहे हो उसी का कैपेसिटेंस, उसी का चार्ज और उसी का वोल्टेज। अगर ये आपने ध्यान रखा, जिस कैपेसिटर की बात कर रहे हैं उसी का चार्ज, उसी का कैपेसिटेंस, उसी का वोल्टेज, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगर पूरे सर्किट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो पूरे सर्किट का चार्ज, पूरे सर्किट का वोल्टेज और पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस, राइट। पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस क्या कौन है, C है, राइट। लेकिन अगर C1 वाले कैपेसिटर की तुम बात कर रहे हो तो फिर चार्ज Q1 होगा, कैपेसिटेंस C1 होगा और उसका वोल्टेज V के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की बात करें तो मैं पीछे बता चुका हूं, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस होता है K एप्सिलॉन नॉट A/D। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाई इलेक्ट्रिक पूरी तरीके से भरा हो, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जिसका कांस्टेंट K के बराबर है, अगर ये डाई इलेक्ट्रिक पूरी तरीके से फिल्ड है तब बेटा ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं, राइट। K एप्सिलॉन नॉट A/D। लेकिन अगर वहीं पर डाई इलेक्ट्रिक की बजाय वैक्यूम भर दिया जाए प्लेट्स में, है ना, प्लेट्स के बीच में वैक्यूम अगर भर दिया जाएगा तो यही कैपेसिटेंस आपका एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा, जिसको हम लोग C नॉट बोल सकते हैं, या एप्सिलॉन नॉट A/D आप दिमाग में रखो। और अगर यहीं पर मान लो जो डाइलेक्ट्रिक आपने फिल किया हुआ है वो पार्शियली फिल्ड है, ये मान लीजिए एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, राइट। और डाइलेक्ट्रिक जो हमने फिल कर रखा है वो पूरा नहीं फिल्ड है, यहां पे डाइलेक्ट्रिक पूरी तरीके से भरा हुआ है प्लेट्स के बीच में, बट यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक है वो पूरा नहीं फिल्ड है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट K है, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कुछ T के बराबर है,
और प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो d के बराबर है ना। तो इस बार जो डाइलेक्ट्रिक है आप देख सकते हैं वो पूरी तरीके से फिल्ड नहीं है, ठीक है, वो पार्शियली फिल्ड है। अगर डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल्ड हो तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये वाला डेरिवेशन एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, पार्शियली फिल्ड वाला पूछा जाता है, ठीक है, तो थोड़ा पढ़ दीजिएगा इसका डेरिवेशन भी। फिलहाल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस, अगर t कॉमन कर दिया जाए इन दोनों से तो 1 माइनस 1 अपॉन के बन जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाता है। सो क्लियरली C इज ग्रेटर देन C नॉट। तो फिलहाल अगर डाइलेक्ट्रिक आपने डाल रखा है तो कैपेसिटेंस के टाइम्स है, तो वो कैपेसिटेंस ज्यादा होता है, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। और अगर मान लो बेटा एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो पहले डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस T1 है, दूसरे वाले का थिकनेस T2 है, तब क्या होगा? तब आपका यही फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, ऐसा बन जाएगा। तो जितने डाइलेक्ट्रिक्स उतना आप वहां पर लिखते चले जाओगे, राइट। अब हमसे यहां पर कह रहे हैं डाइलेक्ट्रिक्स में जो चार्ज इंड्यूस होता है ना भाई, डाइलेक्ट्रिक की सरफेस में देखो यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट्स के बीच में आपने रखा है, तो ये तो पहले वाली फील्ड थी, ये तो ओरिजिनल फील्ड थी, बोलो राइट। ये ओरिजिनल फील्ड क्या करेगी, वो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से यहां पर इंटरनल जो फील्ड आ जाएगी वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, वो आप सबको पता है, राइट। और कारण क्या है कि इसकी इस वाली सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक की इस इंटरनल सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, राइट। तो अगर कभी आपसे ये वाला पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज या ये वाला निगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज अगर कभी पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला ये है कि दैट इंड्यूस्ड चार्ज, तो मैं यहां लिख रहा हूं दैट इज इंड्यूस्ड चार्ज, हालांकि हेडिंग में लिखा ही हुआ है कि चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पर इंटरनली जो चार्ज इंड्यूस है दैट इज यू कैन राइट प्लस माइनस Q टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन K, क्योंकि ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज निगेटिव है, तो Q टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन K, वेयर Q इज द फ्री चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स, यानी कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज है वो हमारा Q चार्ज है, राइट, यहां पर और यहां पर। और इंड्यूस्ड चार्ज जो है बेटा वो कौन सा है, दैट इज Q डैश, तो मैं यहां लिख दूं ये Q डैश है, राइट। जबकि यहां पर जो चार्ज था दैट वाज पॉजिटिव Q चार्ज, यहां पर जो चार्ज था दैट इज निगेटिव Q चार्ज, लेकिन जो इंड्यूस्ड हुआ है वो Q डैश के बराबर है, ठीक है। सो अगला देखो क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है अगर ये बात आपसे किया जाए तो एनर्जी का फॉर्मूला बेटा है हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C या फिर हाफ QV के बराबर, राइट। यानी अगर कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, वोल्टेज V है, तो एनर्जी कितनी है, हाफ CV स्क्वायर, या उस पर चार्ज Q है, वोल्टेज V है, तो एनर्जी कितनी है, हाफ QV के बराबर, राइट, Q स्क्वायर बाई 2C के बराबर। सो दिस एनर्जी रिसाइड्स इन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि ये एनर्जी प्लेट्स के बीच में होती है, यानी प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये एनर्जी प्यारे बच्चों उस इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। क्लियर है? सो कभी भी आपसे कहा जाए कि भाई इस रीजन में या मान लो एक बोले कैपेसिटर है, बताओ इसके बीच में कितनी एनर्जी है, तो वो हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी कहां स्टोर्ड है, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है ना, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सारी एनर्जी उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड हो जाती है। एनर्जी है भैया तो यूनिट क्या होगा, जूल होगा। लेकिन अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात किया जाए बेटा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो इसी को एनर्जी डेंसिटी भी कहा जाता है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी डेंसिटी। तो बेटा एनर्जी डेंसिटी जो है दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इसी वाले फार्मूले से आया है एनर्जी डेंसिटी भी। एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u से डिनोट करते हैं, दैट इज टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी अभी हम लोगों ने पढ़ा था हाफ CV स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम को हम लोग एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स लिख सकते हैं, राइट। यहीं से अगर बेटा मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू लिख दूं तो कैपेसिटेंस आपका था ना एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और वोल्टेज को हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस का, भाई V स्क्वायर है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, और ये बन जाएगा तुम्हारा AD। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, है ना, और U की वैल्यू आप देख सकते हो, दैट विल बी 1/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर, राइट। तो यहां से देखो D स्क्वायर से D स्क्वायर भी कैंसिल होगा, तो स्मॉल u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर, राइट। तो यही फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बताया गया है, यानी किसी भी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर कितनी एनर्जी डेंसिटी है बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यानी जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पर एनर्जी स्टोर्ड होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। क्योंकि ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है तो इसका यूनिट क्या हो गया, जूल पर मीटर क्यूब, है ना। और वर्क डन बाय द बैटरी टू चार्ज अ कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर को अगर हमने चार्ज करना है तो बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू CV स्क्वायर QV और Q स्क्वायर बाई C, राइट। जबकि कैपेसिटर में जो एनर्जी आई है वो हाफ CV स्क्वायर है, हाफ QV है, हाफ U स्क्वायर बाई C है, लेकिन वर्क डन हमें कितना करना पड़ रहा है, बैटरी कितना वर्क डन कर रहा है उस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, दैट इज CV स्क्वायर QV और Q स्क्वायर बाई 2C। अब आपका होमवर्क ये है कि आप इसी चीज को थोड़ा और पढ़ेंगे, ध्यान से अपनी बुक्स में ढूंढिए और कमेंट करके ये बताइए प्यारे बच्चों कि अगर यहां पर CV स्क्वायर मैंने वर्क किया है ना, तो कैपेसिटर में एनर्जी CV स्क्वायर आनी चाहिए, बट कैपेसिटर में एनर्जी कितनी आती है, हाफ CV स्क्वायर। तो आखिर आधी एनर्जी कहां गई, आधी तो आई है, रिमेनिंग आधी लॉस अगर हो गई तो क्यों हो गई, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस, यानी कि एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर, अगर दोनों कंडक्टर्स को मैं टच करा दूं या एक कंडक्टिंग वायर से दोनों को जोड़ दूं तो आखिर वहां पर टोटल चार्जेस का क्या खेल होता है। देखो कॉन्सेप्ट ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर दो कंडक्टर्स को आपने टच करा दिया या दो कंडक्टर्स को आपने जोड़ दिया तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी चार्ज हाई पोटेंशियल वाले कंडक्टर से लो पोटेंशियल वाले कंडक्टर की तरफ लगातार फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, है ना। अगर पोटेंशियल सेम हो गया है तो सबसे पहले यहां पर दिमाग में आता है कि सर वो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल सेम हो गया इसीलिए बेटा उसका नाम क्या है, कॉमन पोटेंशियल। तो सबसे पहली चीज यही दिमाग में आई कि सर वो कॉमन पोटेंशियल की आखिर वैल्यू क्या है। तो कॉमन पोटेंशियल V है, जिसका मतलब नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस है, दैट इज Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। यानी कि उस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट फॉर्मूला इज C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो दो कंडक्टर्स को अगर आपने टच करा दिया या एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया है तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और उस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। और फाइनली अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज जो होता है वो भाई Q बराबर CV होता है ना। तो पहले था C1V1, दूसरे पर चार्ज था C2V2, बट कनेक्ट करने के बाद फाइनली दोनों पर जो चार्ज है वो C1V और C2V हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल तो दोनों का सेम ही हो गया है ना। तो इन दिस प्रोसेस एनर्जी लॉस हो जाता है बेटा, इस प्रोसेस में रीडिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी का हमेशा लॉस होगा। कितनी एनर्जी का लॉस हो जाएगा देखो, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है C1C2 अपॉन 2 टाइम्स C1 प्लस C2 ब्रैकेट में है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉस ऑफ एनर्जी। यानी कि कभी भी एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से टच कराओगे, चार्ज हाई वोल्टेज वाले कंडक्टर से लो वोल्टेज वाले कंडक्टर की तरफ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में प्यारे बच्चों हमेशा एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। देयर विल बी ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी। अगर आपका कभी मन आए कि नहीं सर हमें यह भी निकालना है सर कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो बेटा पहले वाले कंडक्टर पर पहले चार्ज कितना था, C1V1 के बराबर, लेकिन अभी उसी कंडक्टर पर जो चार्ज हो गया है वो C1V के बराबर हो गया है। जैसे मान लो पहले इस पर 10 कूलम का चार्ज था, अभी 8 कूलम का चार्ज रह गया है, तो आप ही बताओ कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया। तो आप खुद ही कहोगे सर 2 कूलम का चार्ज, ये 2 कहां से आया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। यानी मेरे प्यारे बच्चों चार्ज ट्रांसफर्ड अगर तुम्हारा कभी निकालने का मन हो तो Q1 माइनस Q1 डैश कर देना, यानी C1V1 माइनस C1V कर देना, राइट। ये करके आप चार्ज ट्रांसफर्ड निकाल सकते हो कि सर आखिर कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया।
क्लियर है? फिर व्हेन पॉजिटिव ऑफ वन विद निगेटिव ऑफ द अदर देन कॉमन पोटेंशियल, यानी कि यहां पर जो हमने कंडक्टर्स को जो कनेक्ट किया है, एक कंडक्टर का पॉजिटिव प्लेट दूसरे के निगेटिव से कनेक्ट किया है। देखो पीछे वाले केस में हम लोगों ने यहां पर जो हम लोगों ने कैपेसिटर्स को अगर कनेक्ट करने की हम बात करें तो यहां पर कैपेसिटर्स को हमने ऐसे कनेक्ट किया है कि दो कैपेसिटर्स मान लो थे, इसका प्लस ये इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, दोनों के प्लस प्लस को कनेक्ट किया, दोनों के माइनस माइनस को कनेक्ट किया। तो कैपेसिटर भी तो कंडक्टर ही है ना, कैपेसिटर भी तो कंडक्टर ही है भाई। तो दोनों के प्लस प्लस को कनेक्ट किया, माइनस माइनस को कनेक्ट किया है, तो वहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया है कि एक का प्लस और एक का माइनस, एक कैपेसिटर ये है, इधर प्लस था इधर माइनस था, और दूसरा वाला अपोजिट है, इधर प्लस है इधर माइनस है। अब आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अगर आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है तो अब दोनों का कॉमन पोटेंशियल जो होगा दैट विल बी C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो दोनों में यहां ऊपर जो है माइनस का साइन बेटा आ जाएगा। आफ्टर कनेक्शन रेशियो ऑफ द चार्ज, तो चार्ज का रेशियो तो वही है, उसके अपने कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे ही कनेक्ट करोगे पोटेंशियल दोनों का बेटा सेम हो जाएगा, और उस पोटेंशियल की वैल्यू हमने क्या निकाली, C1V1 माइनस C2V2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस यानी C1 प्लस C2। तो इस तरीके का कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी इस कॉन्सेप्ट पर आपसे पूछा जा सकता है। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, ये था आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपको पूरी तरीके से मैंने रिवाइज करवा दिया है। सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं क्विकली आपको बता चुका हूं, सारे फॉर्मूले मैंने यहां पर कवर कर दिए हैं। अब आपका काम सिर्फ क्या है, चैप्टर को आपने क्विकली रिवाइज किया है, अब आप इस पे जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं उन डेरिवेशंस को एक बार अगर आप जल्दी से पढ़ जाएंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो एक बार रिवाइज हो जाएगा, और अब आप न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार हैं। देखो ये जो माइंड मैप सीरीज है, इस सीरीज का काम क्या है, देखो पिछले लेक्चर्स में आप कई सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर इसमें न्यूमेरिकल्स भी करवा दीजिए, ठीक है सर इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। देखो माइंड मैप का मतलब क्या होता है कि आपके माइंड में मैप बनना चाहिए कि ये इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये। तो यहां पर बहुत कम स्लाइड्स में है ना पूरे पूरे चैप्टर को कवर किया गया है, और अगर इस पूरे नोट्स को आप अपनी कॉपी पर नोट करते हो तो आपको कोशिश ये करनी है कि ये हार्डली 2 से 3 या 4 पेजेस में पूरा चैप्टर आपका समराइज हो जाए। तो ये एक समरी नोट्स है, ये पूरा चैप्टर नहीं है, ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वन शॉट लेक्चर नहीं है कि यहां पूरा चैप्टर को मैं 4 से 5 घंटे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं, ये क्विक रिवीजन का चैप्टर है। यहां पर आपको मतलब क्विक रिवीजन का ये एक लेक्चर है, यहां पर आपको पूरा का पूरा लेक्चर आप विद इन 45 मिनट्स, ठीक है, आप 50 मिनट्स में आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो और फिर आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने पर बढ़ सकते हो। तो ये एक स्टार्टिंग है आपके लिए कि आप इससे रिवाइज करें और फिर आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जनरली जब बच्चे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने पर आते हैं तो उनको लगता है यार चैप्टर थोड़ा कम आता है, लाओ थोड़ा पढ़ ले चैप्टर। अब जब वो खुद से चैप्टर पढ़ने बैठते हैं तो पता चला 5 घंटा उनको चैप्टर ही पढ़ने में लग गया, तब तक वो थक गए और फिर उन्होंने न्यूमेरिकल छोड़ के भाई ठीक है आज चैप्टर ही रिवाइज हो गया, राइट। तो उसके लिए ये माइंड मैप सीरीज है कि जब आपका मन है चैप्टर को रिवाइज करने का, आपने धड़ाधड़ लेक्चर देखा 45 मिनट्स में पूरा चैप्टर रिवाइज क्विकली, अब आप आ जाइए न्यूमेरिकल्स के ऊपर, राइट है मेरे प्यारे बच्चों। सो आई होप आपको इस सीरीज का पर्पस भी समझ में आया होगा। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं यार अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।